नमस्कार दोस्तों, मैं अखिल वी गाइडेंस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। क्लास 12th की इकोनॉमिक्स से ये बुक 2 भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास का चैप्टर 10th का पार्ट 2 है। ये पार्ट 1 पहले ही हमने अपलोड कर दिया है, तो वीडियो आप देख लीजिएगा। रोजगार एवं बेरोजगारी। शुरू करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हमारे छूट गए थे पार्ट 1 में, तो उस टॉपिक को हम कवर करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो हमने पहले फर्स्ट पार्ट में मूलभूत की अवधारणाएं क्या है इसके बारे में बता दिया था। भारत में कार्यबल का आकार तथा भारत में सहभागिता की दर किस प्रकार से थी। भारत में नियोजित तथा भाड़े की मजदूरी किसे कहते हैं, क्या थी आखिरकार, उसके बारे में बताया था हमने। और व्यवसायिक ढांचा तथा उद्योग के रूप में कार्यबल का वितरण किस प्रकार से था, इसके बारे में बताया था। और नौकरी के रहित समृद्धि का किस प्रकार से आखिरकार विकास हुआ था, उसके बारे में बताया था। आगे हम बताएंगे कि कार्यबल का अनियमितीकरण तथा अनौपचारिकीकरण क्या होता है, किस तरीके से होता है, उसके बारे में। तथा 7th पार्ट हमारा लास्ट, ग्रामीण एवं शहरी बेरोजगारी होती क्या है, इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला हमारा, भारत में बढ़ती हुई बेरोजगारी के क्या प्रमुख कारण थे, यानी कि जो सबसे पहले और प्रमुख कारण क्या थे आखिरकार भारत की बेरोजगारी के। सबसे पहली जनसंख्या थी। इस हिसाब से हम टॉपिक्स वाइज पढ़ते हैं कि आखिरकार है क्या, पॉइंट वाइज समझते हैं कि आखिरकार ये हमारे पॉइंट है, तो इसके सम हेडिंग्स पॉइंट्स क्या क्या होंगे। ठीक है, पहला हमारा भारत में बढ़ती हुई बेरोजगारी के प्रमुख कारण क्या हैं। ठीक है, तो पहला हमारा पॉइंट है जनसंख्या में वृद्धि। सबसे बड़ा प्रमुख कारण यही रहा है कि भारत की जो जनसंख्या है ना, जनसंख्या में ज़्यादा अधिक मात्रा में वृद्धि होती गई, जिसके कारण से हमारे रोजगार की जो वृद्धि दर थी और घटती चली गई, जिससे कि रोजगार अपर्याप्त मात्रा में सिर्फ पर्याप्त होता था, प्राप्त होता था हमें। ठीक है, तो देखते हैं क्या है जनसंख्या में वृद्धि। भारत में जनसंख्या में वृद्धि हमेशा से ही एक गंभीर समस्या बनी हुई है। यानी कि जो भारत की जनसंख्या थी ना, इस समय विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश भारत है। ठीक है, आप लोग को पता होगा कि जनसंख्या में ज़्यादातर जो वृद्धि होती है बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है, जो कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के समाप्त हो जाने के बाद भी बेरोजगारी घटी नहीं बल्कि और अधिक मात्रा में बढ़ी। इसका अर्थ यह है कि जो पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी 1951 में, उसके अनुसार जो भारत की बेरोजगारी थी ना और अधिक मात्रा में बढ़ गई थी। इसकी वजह से जो पंचवर्षीय योजना थी इसको समाप्त करके अब नीति आयोग लागू कर दिया गया है 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, और जो पंचवर्षीय योजना थी उसको समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, तो ऐसा लगता था कि जो पंचवर्षीय योजना थी उसके तहत लोगों को और अधिक रोजगार प्राप्त नहीं होता था बल्कि बेरोजगारी होती थी, ऐसा अनुमान लगाया जाता था, इसलिए उसको समाप्त कर दिया गया और नीति आयोग लेके आया गया, जिससे नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया कहा जाता है, इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आने वाली वीडियो में मैं बताऊंगा आपको होता क्या है। ठीक है, अब ये डायग्राम से आप समझ सकते हैं कि वर्ल्ड पॉपुलेशन परसेंटेज के हिसाब से चाइना और भारत में सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में जो है कि जनसंख्या वाले देश हैं, जो कि दोनों मुख्य रूप से यहाँ दर्शाए गए हैं चित्र में। बाकी जो देश हैं जैसे कि रूसिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, ब्राज़ील हो गया, इंडोनेशिया हो गया, इन सब में आप मान लीजिए कि कुछ ही परसेंटेज के हिसाब से, जैसे 2.5%, 2.6%, 2.2%, 1.7%, 1.4% ऐसी जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं। लेकिन भारत और जो चाइना है ना, ये अधिक मात्रा में जनसंख्या वाली क्षेत्र हैं। विश्व के सबसे बड़े देश ऐसे हैं ये दोनों। ठीक है, और दूसरा पॉइंट हमारा है सिंचाई सुविधाओं की कमी। यानी कि जो सिंचाई सुविधाएं कितना अधिक मात्रा में, जो आर्थिक दृष्टि से भी बहुत ही ज़्यादा अधिक मात्रा में कमी थी उस समय, ऐसा भी माना जाता है जनसंख्या की दृष्टि से। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना के उसके पश्चात भी केवल 44% कृषि क्षेत्रफल पर और सिंचाई की सुविधाओं का प्रावधान हो सका है। जहाँ पर सिंचाई की कमी अधिक मात्रा में थी और वहाँ पर ज़्यादातर उस क्षेत्र में एक ही फसल उगाई जाती थी। इसका मतलब यह है कि जहाँ पर अधिक मात्रा में जो सिंचाई की कमी होती थी वहाँ पर एक ही प्रकार की फसलें उगाई जाती थी, क्योंकि जो उपजाऊ वाली ज़मीनें होती हैं वहाँ पर ही सिर्फ मुख्य रूप से अलग अलग प्रकार की फसलें उगाई जाती है, जिससे कि उसकी जो खाद की मिट्टी की उर्वरक है वो भी अधिक मात्रा में बनी रहे। उसकी जो उर्वरकतापन है, जो अधिक मात्रा में जो फसल को और खाद की दृष्टि से मुख्य रूप से वो पैदा होने के लिए जो बीज के लिए आवश्यकता होती है वो बनी रहे। ठीक है, इसलिए मुख्य रूप से ज़्यादातर जो फसलें होती थी जहाँ पर जो मतलब ऐसा लगता था कि ज़मीन जहाँ पर कम से कम फसल उगाई जाने वाली होती थी वहाँ पर एक ही प्रकार की फसलें उगाई जाती थी, लेकिन जहाँ पर उपजाऊ ज़मीन अच्छी होती थी वहाँ पर अनेक प्रकार की फसलें उगाई जाती थी, ऐसा माना जाता था। इसलिए किसानों को काफ़ी समय तक बेरोजगार रहना पड़ता था। ये भी एक मुख्य रूप से बहुत बड़ा कारण था। आगे देखते हैं, तीसरा पॉइंट हमारा है कृषि एक मौसमी व्यवसाय।
इसके बारे में जान लेते हैं ये है क्या आखिरकार। जो कृषि है ना, एक मौसमी व्यवसाय है। इसका अर्थ ये है कि मौसम के अनुसार ही जो कृषि होता है, किसान होता है, वो कार्य करता है। यानी कि जो मौसम होता है उसके अनुसार ही, कि मतलब दो प्रकार के मौसम होते हैं, तो दो ही प्रकार के तरीके के फसलें उगाई जाती हैं, जैसे खरीफ फसलें और रबी फसलें, जो मुख्य रूप से भारत में उगाई जाती हैं। ठीक है, कि मौसम के अनुसार जो एक किसान होता है ना, किस तरीके से गरीब होता है, व्यवसाय करता है, अपना व्यापार करता है, और किस तरीके से उसकी जो रोज़गार की जो दृष्टि है चलती रहती है, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, देखते हैं क्या है। कृषि हमारे देश में एक मौसमी काम धंधा के रूप में वाला व्यवसाय है, जो कृषि हमारे देश का एक मुख्य व्यवसाय के रूप में माना जाता है और है भी। और हमारे देश का ज़्यादातर जनसंख्या इसी पर ही अधिक मात्रा में निर्भर रहती है, जैसे कि पंजाब हो गया, बिहार हो गया और उत्तर प्रदेश हो गया। कुछ राज्य ऐसे होते हैं जो जहाँ पर जनसंख्या की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा लोग भी रहते हैं, और वहाँ पर अधिक मात्रा में ये फसल की खेती भी उगाई जाती है, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, लेकिन मौसमी विशेषताओं के कारण सभी किसानों को 3 से 4 महीने खाली बैठे रहना पड़ता है। इसका मतलब क्या है कि कृषि जो होता है एक मौसमी बेरोजगारी के रूप में, व्यवसाय के रूप में इसके बारे में दर्शाया गया है कि जो किसान होता है मुख्य रूप से 4-5 महीने तक उसकी 5 से 6 महीने तक उसकी फसलें उगाई जाती हैं। उसके बाद 4 से 5 महीने वो मुख्य रूप से खाली बैठ जाता है। इससे वह मौसमी बेरोजगारी के रूप में दर्शाया गया है। आगे देखते हैं, इसका मतलब वो बेरोजगार ही रहते हैं, कि वो जो किसान है मुख्य रूप से उस जो महीने में रहता है खाली 4 से 5 महीने में, तो उसे बेरोजगार के रूप में दर्शाया गया है। ठीक है, और चौथा पॉइंट हमारा है बीमा आर्थिक विकास। इसका अर्थ क्या है एक बार जान लेते हैं। बीमा आर्थिक विकास है क्या। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से विकसित नहीं हुई है। जो भारतीय अर्थव्यवस्था है ना, पूरी तरह से अभी तक विकसित नहीं हुई है, और आर्थिक अल्प विकसित है, मतलब आर्थिक रूप से अल्प विकसित है, कम से कम विकसित है हमारा भारत अभी भी। और यहाँ आर्थिक विकास की गति बहुत ही धीमी है, कि आखिरकार जो आर्थिक विकास की जो दर होनी चाहिए ना, बहुत ही तेज़ी से वृद्धि होनी चाहिए भारत का, ताकि भारत में रहने वाले लोगों का भी विकास हो के उनको आर्थिक सुविधाएं प्राप्त हो सकें, उसके बारे में बताया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। इसी कारण बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए धीमी आर्थिक विकास रोजगार के अधिक अवसर प्रदान नहीं कर पाते हैं। इसका अर्थ ये है कि जो अर्थव्यवस्था है ना हमारी, बहुत ही धीमी चल रही है। इसकी वजह से आप लोगों ने सुना होगा कि 2 साल से 2019-20 से लेकर के 2020 से लेकर के 2021 के बीच में जो कोरोना वायरस कोविड-19 के चक्कर में हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था थी ना, बहुत ही उसका स्तर जो है बहुत ही नीचे गिर गया। तो इसे फॉर एग्जांपल के लिए समझ सकते हैं। आपकी जो जनसंख्या की दृष्टि से तो भारत बहुत ही बड़ा है, लेकिन जो उसकी आर्थिक स्थिति है ना, उसको भी हमें बढ़ाना पड़ेगा। हमारी जीडीपी जो अधिक मात्रा में बढ़ानी पड़ेगी। जो आर्थिक व्यवस्था है, जो अर्थव्यवस्था है, उसको भी रोजगार के जो अवसर हैं उसको भी प्रदान करना चाहिए, ताकि जो लोग हैं उनको कम से कम रोजी रोटी, कपड़ा इतना तो मिल सके कि कम से कम वो अपनी जीवन व्यतीत कर सकें मुख्य रूप से। ठीक है, आगे देखते हैं। अवसर प्रदान नहीं कर पाते हैं, अतः बेरोजगारी अधिक मात्रा में बढ़ जाती है। आगे देखते हैं, अगला टॉपिक हमारा है बेरोजगारी के आर्थिक तथा सामाजिक तत्व परिणाम क्या होते हैं। इसका अर्थ यह है कि जो बेरोजगार व्यक्ति होते हैं उसके आर्थिक और सामाजिक परिणाम क्या होते हैं, आखिरकार जो निर्णय निकलता है इनका है क्या। ठीक है, तो पहला टॉपिक हमारा है आर्थिक परिणाम, यानी कि इसका अर्थ क्या है कि पहले हम ये जान लेते हैं कि जो आर्थिक परिणाम क्या होता है। मुख्य रूप से जो अर्थव्यवस्था से रिलेटेड होती है, आर्थिक परिणाम है क्या है। ठीक है, देखते हैं क्या। मानव शक्ति का उपयोग नहीं, जिस सीमा तक देश में लोग बेरोजगार रहते हैं उस सीमा तक देश में मानवीय संसाधनों का उपयोग हो पाता है। इसका अर्थ ये कि जो मान लीजिए एक हिसाब से जो भारत की अर्थव्यवस्था लास्ट सीमा क्षेत्र है, लास्ट सीमा क्षेत्र फल की दृष्टि से है, वहाँ तक जो भारत के लोग हैं रह सकते हैं, खा पी सकते हैं और इधर उधर जा सकते हैं। जो मानवीय संसाधनों की आवश्यकता होती है उपयोग कर सकते हैं, उसका उपयोग कर पाते हैं। और यहाँ समाज का एक बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साधन के रूप में दर्शाया गया है, जिसे आर्थिक परिणाम के रूप में घोषित किया गया है। आगे देखते हैं, सेकंड पॉइंट हमारा है उत्पादन की हानि, यानी कि इसका अर्थ क्या होता है। जो उत्पादन की हानि होती है ना, उसकी दृष्टि से किस रूप से यानी कि इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा पॉइंट हमारा है उत्पादकता की हानि। इससे पहले हमने पढ़ा था कि किस तरीके से आखिरकार उसका मतलब कि किस प्रकार से आर्थिक परिणाम है क्या, इसके बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से आखिरकार समाज में किस तरीके से आखिरकार जो संसाधन है उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा है उत्पादकता की हानि। इसका अर्थ यह है कि उत्पादकता की आखिरकार किस तरीके से बहुत ही अधिक मात्रा में हानि की जाती है, किस तरीके से आखिरकार उसका
जो है कि सही से उपयोग नहीं किया जाता उसके बारे में है कि जिस सीमा तक मानव शक्ति का उपयोग नहीं हो पाता है उस सीमा तक उत्पादन की भी अधिक मात्रा में हानि होती है। इसका अर्थ है कि बहुत से लोग बेरोजगार रहते हैं, बहुत से लोगों के पास जो है कि आर्थिक व्यवस्था नहीं हो पाती है, बहुत से लोग जो होते हैं इनके पास पैसे नहीं होते हैं कि वह अपने अधिक मात्रा में जो चीज़ें होती हैं, वस्तुएं होती हैं, संसाधन होते हैं उसका उपयोग अधिक मात्रा में कर सकें, खरीद सकें, ऐसा उनके पास नहीं हो पाता है, उसके बारे में बताया गया। ठीक है। और बेरोजगार व्यक्ति उत्पादकता में कोई योगदान नहीं देता है। ठीक है। जो बेरोजगार व्यक्ति होता है उत्पादकता में किसी प्रकार का कोई योगदान नहीं दे सकता है। जैसे कि कोई भी व्यक्ति जो होता है जैसे कि वस्तुओं को खरीदता है तो जीएसटी भी अधिक मात्रा में जो सरकार है वो जीएसटी भी लगाती है, जो कंपनीज होती हैं वो भी जीएसटी अपनी लगाती हैं। तो जीएसटीज होती हैं, एस जीएसटीज होता है, आई जीएसटीज होता है। जीएसटीज कई प्रकार की होती है जो कि उत्पादकता की बहुत अधिक मात्रा में हानि होती है। जो इसका अर्थ यही है कि जिस व्यक्ति के पास पैसे नहीं है वो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में किसी प्रकार से उसका योगदान नहीं रहता है बस। ठीक है। जबकि उन्हें ऐसा नहीं करने की क्षमता होती है, बल्कि वो करना तो चाहते हैं परंतु उनके पास पैसे नहीं होते हैं, उनके पास क्षमता नहीं होती है, बस यही एक कारण होते हैं। आगे देखते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा है सामाजिक परिणाम। इसका अर्थ है क्या है कि जो सामाजिक परिणाम किस तरीके से आखिरकार होते हैं, समाज के द्वारा क्या परिणाम निकलते हैं, इसके लिए जानते हैं क्या होता है। सामाजिक अशांति आतंकवादी कई तथ्यों के कारण खड़ा हो सकता है, परंतु बेरोजगारी के कारण हाथ में निराशा का योगदान तथा इसमें किसी भी प्रकार के से कम महत्वपूर्ण नहीं हो पाता है। इसे सामाजिक परिणाम के रूप में दर्शाया गया है। जैसे कि सामाजिक रूप से किस तरीके से आप समझ सकते हैं कि समाज में रहने वाले लोगों के बीच में किस तरीके से वार्तालाप होती है, किस तरीके से बातचीत होती है, किस तरीके से जो लोग हैं वो रहते हैं, उसके बारे में बताया गया। ठीक है। कि आर्थिक व्यवस्था कैसी होती है उनकी। ठीक है। आगे देखते हैं। ये डायग्राम के द्वारा आप समझ सकते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है। और चौथा हमारा पॉइंट है वर्ग संघर्ष, यानी कि जो वर्ग संघर्ष है इसके बारे में जान लेते हैं है क्या। ठीक है। बेरोजगारी समाज को धनी और निर्धन में बांट देती है, यानी कि जो बेरोजगारी होती है, बेरोजगारी के सबसे प्रमुख कारण यही होता है कि जो बेरोजगार व्यक्ति होता है वो और जो धनी व्यक्ति होता है दोनों को मुख्य रूप से दो वर्गों में बांटा गया, धनी वर्ग और निर्धन वर्ग। ठीक है। जिसकी वजह से जो वर्ग संघर्ष पैदा होता है कि तुम अलग वर्ग के रहते हो लोग, मैं अलग वर्ग का हूँ, मैं धनी वर्ग का हूँ, मैं अमीर वर्ग का हूँ, ऐसा माना जाता है कि तू गरीब वर्ग का है, मैं अमीर वर्ग का हूँ। ऐसा मुख्य रूप से कहीं ना कहीं एक हिसाब से संघर्ष के रूप में पैदा करती है, वर्ग संघर्ष के रूप में पैदा करती है। इसके बारे में बताया गया है। ठीक है। जो कि सामाजिक अशांति को बहुत ही अधिक मात्रा में बढ़ावा देता है, इसे वर्ग संघर्ष के रूप में दर्शाया गया है। आगे देखते हैं। भारत में बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए कौन कौन से सुझाव दिए गए हैं, यानी कि सरकार के द्वारा भी बहुत सारे सुझाव दिए गए हैं और कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा भी बहुत से तथ्य और सुधार बताए गए हैं, जिसके बारे में यहाँ आगे पढ़ते हैं क्या है। पहला हमारा है उत्पादन की तकनीक, यानी कि जो उत्पादन होते हैं किस तरीके से किस प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करना चाहिए हमें, उसके बारे में कि आखिरकार जो गरीबी है, बेरोजगारी है, उसको दूर करने के लिए कौन कौन से सुझाव दिए गए हैं। तो उत्पादकता की दर को भी अधिक मात्रा में तकनीकी में जो सुधार किए जाते हैं अधिक मात्रा में, जो उसके बारे में जान लेते हैं क्या है। उत्पादन की तकनीक देश के संसाधनों और आवश्यकताओं के अनुसार होनी चाहिए और पूंजी प्रधान तकनीकी के स्थान पर श्रम प्रधान तकनीकी का उपयोग किया जाना चाहिए अधिक मात्रा में, ताकि जो लोग हैं उनको बेरोजगार जो व्यक्ति हैं उनको रोजगार मिल सके। ऐसे उद्योगों की स्थापना पर बल दिया जाना चाहिए कि जो लोगों के उपयोग के लिए काम आते हैं, जो लोगों की आवश्यकताओं और उनको अधिक मात्रा में रोजगार मिल सके, उनके लिए बहुत अधिक मात्रा में उसके जो कार्य भी होते हैं उसके क्षेत्र की दृष्टि से जो लोग बेरोजगार अधिक मात्रा में उनको भी काम मिल सके। ठीक है। जिससे कि उत्पादकता और तुरंत अधिक मात्रा में आरंभ हो सके, ऐसा बताया गया उत्पादन की तकनीक के द्वारा। ठीक है। दूसरा हमारा है उत्पादन में वृद्धि, किस प्रकार से, यानी कि जो उत्पादन में वृद्धि करनी चाहिए कि लोगों को अधिक मात्रा में उत्पादन में अधिक मात्रा में ज़्यादा उत्पादन करनी चाहिए वस्तुओं को, ताकि जो वस्तुएं हैं वो सस्ती हो सके और जो गरीब से गरीब व्यक्ति है वो भी जो वस्तुओं को है वो खरीद सके, कि आखिरकार जो वस्तुओं के जो संसाधन की आवश्यकता होती है लोगों की, गरीब व्यक्ति हो या फिर धनी व्यक्ति हो, तो वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, उसके बारे में बताया गया। ठीक है। पढ़ते एक बार जानते हैं क्या है ये। रोजगार बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि देश में कृषि और औद्योगिक क्षेत्र की उत्पादकता को अधिक मात्रा में बढ़ाया जाए और छोटे तथा बड़े उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित करना चाहिए अधिक मात्रा में, जिससे कि विदेशी व्यापार को प्रोत्साहित करना चाहिए, जो विदेशी व्यापार उसको भी अधिक ज़्यादा प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे कि विदेश से भी अधिक मात्रा में हमें जो जीएसटीज लगते हैं, जो वस्तुएँ होती है कम सस्ती मिल सके, उपलब्ध कराई जाएँ। ठीक है। खनिजों और बागवानों के उत्पादकता को अधिक मात्रा में बढ़ावा देना चाहिए
और जिससे उत्पादकता की अधिक जो उत्पादन की फसलें हो सकती हैं, जो बीजें हो सकती हैं, उसका अधिक मात्रा में उसका बढ़ोतरी हो सके, उसके बारे में बताया गया है। उतना ही श्रम की मांग भी अधिक मात्रा में होगी और रोजगार के अवसर भी अधिक मात्रा में होंगे। ठीक है, जितना अधिक मात्रा में श्रम की आवश्यकता होगी, जितने भी लोगों की आवश्यकता होगी, जितना हमारे पास काम बढ़ेगा, कारोबार बढ़ेगा, उतनी लोगों की आवश्यकता मिलेगी। जो बेरोजगार लोग रहेंगे उनको रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। उसके बारे में बताया गया कि एक हिसाब से जो उत्पादन की वृद्धि होती है ना, तो लोगों के जो लोग बेरोजगार हैं उनको रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। इसके बारे में बताया गया है। इसका थर्ड पॉइंट है जनसंख्या में वृद्धि पर नियंत्रण, यानी कि जो जनसंख्या है ना उसको अधिक मात्रा में जनसंख्या को नियंत्रण करना चाहिए। जैसे कि भारत की जनसंख्या बढ़ रही है तो उसको एक हिसाब से नियंत्रित करनी चाहिए। ठीक है, चौथा पॉइंट हमारा है कृषि क्षेत्र का विकास। इसका अर्थ यह है कि कृषि क्षेत्र का विकास अधिक मात्रा में करना चाहिए, जिससे लोगों के अवसर जो सरकार को अन्य प्रकार के नियम और कानून गाँव में लागू करने चाहिए, जिससे कि लोग जो किसान हैं उनको अवसर मिल सके कि आखिरकार जो खेती है उसमें भी अधिक मात्रा में पैसे कमाया जा सकता है। वो भी एक हिसाब से बिजनेस के रूप में उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, और पांचवा आधारिक संरचना में सुधार करनी चाहिए, यानी कि जो संरचनाएँ जो मशीनरी होती है, जो फैक्ट्री से रिलेटेड होती हैं, जो उसको भी अधिक मात्रा में सुधार करने की आवश्यकता होती है। और छठा पॉइंट हमारा है विशेष रोजगार कार्यक्रम। जो रोजगार के कार्यक्रम है, नियम है, उनको सरकार को गाँव में, ग्रामीण क्षेत्र में लागू करना चाहिए, जिससे कि लोगों को अधिक मात्रा में रोजगार मिल सके, प्राप्त हो सके। जो लोग बेरोजगार अधिक मात्रा में उनको अवसर मिल सके रोजगार प्राप्त करने का। और सातवां पॉइंट हमारा प्रबुद्ध योगी के कारण भी अधिक मात्रा में होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा है सरकार के द्वारा बेरोजगारी को दूर करने के लिए कौन कौन सी नीतियां चलाई गई। यानी कि जो सरकार है ना, अब बात कर रहे हैं हम कि सरकार के द्वारा कौन कौन सी कितने प्रकार की नीतियां चलाई गई हैं, जिससे कि लोगों के जो रोजगार थे उन और जो लोगों के मतलब कि जो लोग हैं उनके रोजगार किस तरीके से आखिरकार जो प्राप्त हुए हैं। यानी कि सरकार के द्वारा कुछ ना कुछ नीतियाँ अपनाई गई हैं, तो कुछ ना कुछ बेनिफिट तो लोगों को फ़ायदा कुछ ना कुछ तो हुआ होगा ना। ऐसा है नहीं कि जो नीतियाँ चलाई गई उनको फ़ायदा ही ना मिला हो। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। पहला हमारा है प्रधानमंत्री गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। इसके तहत लोगों को अधिक मात्रा में जो है कि गाँव में जिससे कि लोगों को अधिक मात्रा में प्रॉफिट मिल सका है, फ़ायदा हुआ है, इसके बारे में बताया गया है। दूसरा पॉइंट हमारा है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के तहत। और तीसरा पॉइंट हमारा है प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत। और चौथा पॉइंट हमारा है स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना के तहत भी लोगों को अधिक मात्रा में रोजगार प्राप्त हुआ है। ये ऐसे नियम बनाए गए थे सरकार के द्वारा जिससे कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का विकास हो सके। जो संसाधनों की आवश्यकता थी उनकी भी पूर्ति अधिक मात्रा में की जाए। कृषि विभाग के अंदर जो कार्य किए जाते थे उसको भी अधिक मात्रा में बढ़ाया गया, जिससे कि लोगों को अधिक मात्रा में कृषि क्षेत्र से रिलेटेड किसी प्रकार से कुछ भी उनको हानि ना हो, नुकसान ना हो, उसके बारे में बताया गया। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो किस तरीके से लगी, आखिरकार कैसी थी। और हमारा जो 10th चैप्टर का पार्ट 2 था ये भी कंप्लीट हो चुका है पूरी तरीके से। और अब मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।